जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का किसका हुआ 10th क्लास का पहला चैप्टर मैथ का किसका हुआ मैथ का आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर पहला यानी चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है बुआ वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। ठीक है बुआ, तो आज का जो क्लास होगा बुआ हमारा डे 1 होगा। क्या होगा बुआ? डे 1 होगा। जो भी विद्यार्थी लोग 2026 में एग्जाम देंगे, 2026 में मैट्रिक का नहीं, उनके लिए ही यह क्लास स्टार्ट किया गया है। आज यह हमारा पहला क्लास होगा। ठीक है बुआ, यानी 10th क्लास विद्यार्थियों का गणित का आज यह पहला क्लास है। और पहला क्लास में हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर का आपका क्या नाम है बोलिए? वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है बुआ, तो आज हम लोग रियल नंबर्स का यानी वास्तविक संख्या का बेसिक क्लास देखेंगे। आज का जो ये क्लास होगा बुआ, कौन सा क्लास है? बेसिक क्लास, यानी वास्तविक संख्या। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कुछ आपको बेसिक चीज बता दें, जो इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के समय आपको जरूरी पड़ेगा। ठीक है बुआ, तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बुआ इस क्लास में यानी डे 1 जो आज हमारा पहला क्लास है, इसमें हम लोग पहले किसके बारे में जानेंगे? प्राकृत संख्याएं के बारे में। ठीक है बुआ, किसके बारे में जानेंगे? प्राकृत संख्याएं के बारे में। तो प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है, चाहे किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बुआ, इन्हें एन से, किससे बुआ? बड़का एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, जहां एन बराबर 1 2 3 4 10 कहां तक जाइएगा? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जाइएगा। ठीक है बुआ, समझ में आया सबको? कोई पूछे आपसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और इन्हें मतलब किन्हें? प्राकृत संख्या को हम लोग बड़ा एन से, किसे हुआ? बड़ा एन से सूचित किया जाता है, जहां एन बराबर यानी बड़ा एन बराबर 1 2 3 4। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो प्राकृत संख्या होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है हुआ? 1 से। जैसा हम इसमें पूछेंगे कि बताइए पहले बेंच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो आप गिनती कहां से स्टार्ट कीजिएगा? 1 से। तो जो प्राकृत संख्या होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? आइए नोट में एक बात लिखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। एक क्या है बुआ? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है बुआ, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी संख्याएं अनंत होती है। ठीक है बुआ, एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। एक क्या है आपका? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गिनती की जो संख्या होती है वह क्या है? अनंत है। गिनती हमेशा बढ़ते जाएगा, गिनती कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना होता है, तो आप बोलिएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए बुआ दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? होल नंबर्स। तो आइए हम लोग जान जाते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने से जो संख्या समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें W से सूचित किया जाता है, जहां W बराबर 0 1 2 3 4। ठीक है बुआ, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो बता रहा है यहाँ पर क्या दिया गया है? प्राकृत संख्याओं के समूह में। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? तो आप जानते हैं 1 से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। कहां तक जाएंगे बुआ? अनंत तक जाएंगे। तो जब प्राकृत संख्या के परिवार में
यह समुच्च में जब हम इसमें क्या मिला देंगे बुआ, शून्य को शामिल कर देंगे, तो यह जो अब यह समूह बना, इसी समूह को अब हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, प्राकृत पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो जब प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं तो उससे जो संख्याओं का समुच्चय मिलेगा या संख्याओं का जो परिवार मिलेगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का यहाँ डिफिनेशन भी हम लिख लिए हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने से जो संख्या समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को बड़ा W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं बुआ, बड़ा W से सूचित करते हैं। ठीक है, जहां W बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डैश डैश कहां तक जाएगा बुआ, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये नोट में कुछ बात लिखे हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो भी नोट में बात लिखा हुआ है ना, एकदम VVI बात लिखा हुआ है, और यह जो नोट में जो बात लिखा हुआ है सब ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला में क्या लिखा हुआ है, तो 0 पहली पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पहली पूर्ण संख्या है। क्या है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो पहली पूर्ण संख्या तो आपको 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में देखते हैं, एक दूसरी पूर्ण संख्या है, और जबकि यह पहली प्राकृत संख्या जो 1 होता है बुआ, यह दूसरी पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला पूर्ण संख्या 0 और दूसरा पूर्ण संख्या 1, तो 1 जो हो जाएगा वो आपका पहला दूसरा पूर्ण संख्या हो जाएगा और पहला प्राकृत संख्या हो जाएगा। कहा कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो पहला प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बात यहाँ लिखा हुआ है, एक दूसरी पूर्ण संख्या है और जबकि यह पहली प्राकृत संख्या है। ठीक है, तीसरा में क्या लिखा गया है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितने भी आपको प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या कहाँ से होता स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होती है, और 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या होती है। अब यह तो पूर्ण संख्या का परिवार है, इसमें से अगर 0 को हटा देते हैं तो यह जो बच गया, ये तो पूरा 0 को अगर ले रहे हैं तो यह पूर्ण संख्या था। जब 0 को हटा लेते हैं, यानी 0 को छोड़ देते हैं, तो बाकी जो पूर्ण संख्या जो बच गया, यह भी क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, और 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या होती है। क्लियर। आइए अब हम लोग तीसरा अपने टॉपिक को देखते हैं। अब तीसरा टॉपिक क्या हुआ, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स। तीसरा में क्या हुआ, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इंटीजर्स इसको कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ क्या हो हुआ, ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है बुआ, क्या कह रहा है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह। ठीक है, तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, जिसमें क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा, इसे बढ़ते हुआ इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी हो। इसमें ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं, तो 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3। ठीक है, इससे बढ़ते जाते हैं, ये भी कहाँ बढ़ेगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यही बात बोल रहा था कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो, यानी शामिल हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो यह जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, किसका एग्जाम्पल है वो बताइए, पूर्णांक संख्या का। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इन्हें आई से, इन्हें बड़ा आई से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या किसे हम लोग सूचित करते हैं बुआ, बड़ा आई से। इन्हें आई से सूचित किया जाता है, जहां आई बराबर क्या हो जाएगा बुआ, यह इन्फिनिटिव का चिन्ह है। यहाँ से तो यह पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं। ठीक है, और इसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या जब फेंट देंगे, यानी शामिल कर देंगे, तो इससे जो संख्याओं का समुच्चय मिलेगा या समूह मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और इस पूर्णांक संख्या को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो जो प्लस वाला संख्या सब है, जिसमें यह सब क्या है, धनात्मक है, नहीं, यानी यहाँ से ये सब क्या है, ये सब धनात्मक पूर्णांक में आएगा, और यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। और 0 क्या है, तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यह सिर्फ एक पूर्णांक संख्या होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 1 नंबर में, नोट के, पूर्णांक संख्या अनंत होती है। कोई आपसे पूछे कि पूर्णांक संख्या कितनी होती है, तो आप बोलिएगा पूर्णांक संख्या अनंत होती है। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। ठीक है, दूसरा में देख लेते हैं,
अब दिया है सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। जितने भी प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? अभी हम आपको जस्ट बताए एक से 1 2 3 4, यह सब क्या है? प्राकृत संख्या है। तो क्या कर रहा है? सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। जितने भी प्राकृत संख्या होती है सभी क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। चलिए तीसरा में देखते हैं। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह सिर्फ पूर्णांक संख्या है। कोई पूछे कि जीरो क्या है, तो आप बोलिए जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह सिर्फ क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आइए चौथा में देख लेते हैं। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जो -1 होता है सबसे बड़ी क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल 4 को ले लेते हैं। ए में ले लेते हैं -10, ठीक है। बी में ले लेते हैं बुआ -5, ठीक है। और सी में ले लेते हैं -2 और डी में ले लेते हैं -1। अगर हम इसमें पूछे, 4 संख्या इसमें लिए हैं, हम पूछे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, बताइए। इसमें सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? -10 -10 नहीं, -10 वाले गलत है। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात भी लिखे हैं, -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक संख्या में आइए, देखिए इसमें सब ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक में आइएगा तो -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होती है। समझ में आया बात? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए चौथा टॉपिक पर हम आते हैं बुआ। चौथा टॉपिक का क्या नाम है बताइए? सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? इवन नंबर्स। आइए अब इसको भी देख लेते हैं कि सम संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं। तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। कोई पूछे आपसे सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 10 आदि तक बढ़िएगा, यह सब क्या है? सब सम संख्या है। ये किसका एग्जांपल है? सब सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो बोलिएगा वे सभी प्राकृत संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी इसमें शेष 0 आता है, इसमें शेष क्या आएगा? 0 बचेगा। ठीक है, यानी कि सम संख्या जैसे 2 है, जैसे हम 8 ही ले लेते हैं। 8 में हम लोग क्या करते हैं? 2 से भागा देते हैं, तो 4 बार में 8 तो क्या हो गया? कट गया, तो शेष कितना आया बुआ? 0 आ गया। शेष कितना बचा? 0। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जब भाग लग जाएगा पूर्ण रूप से, तो उसका शेष 0 ही बचेगा। अगर शेष 0 नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 आ जा रहा है, तो वो विषम संख्या में चला जाएगा। समझ में आया बात? तो समझ में आ गया सम संख्या किसे कहते हैं? तो आप बोलिएगा वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है, इत्यादि। सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, बताइए। तो सम संख्या का व्यापक रूप वो क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, और पूछा जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है, कोई पूछेगा यहाँ n क्या है, तो आप बोलिएगा n यहाँ पर प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर हम n के जगह पर 1 रखते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा? 2 प्राप्त होगा। n के जगह पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 4 होगा। n के जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, कितना प्राप्त होगा? 6। n के जगह पर हम लोग 4 रखेंगे, कितना प्राप्त होगा? 8। अब देखिए तो यह सब सम संख्या का समूह है कि नहीं? 2 4 6 8 ये सब सम संख्या है। तो सम संख्या का व्यापक रूप कितना होता है? 2n होता है। कितना होता है? 2n। क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है। ठीक है, आइए नोट में एक बात लिखे हुए हैं, 2 सबसे छोटी सम संख्या है। और आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो 2। ठीक है, 2 क्या होता है? सबसे छोटी सम संख्या होता है। ठीक है, इसको हटा हुआ, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला टॉपिक है विषम संख्या। देखिए यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वास्तविक संख्या वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें इस सब चीज का जरूरी पड़ेगा कि सम संख्या क्या होता है, विषम क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। इस सब अगर क्लियर होगा तभी आप चैप्टर को अच्छे तरीके से, आप सही तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बता दिए हैं सब। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास है, आज पहला क्लास है। ठीक है, चलिए तो 5वां में क्या दिया गया है? विषम संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं हुआ? ऑड नंबर्स। तो आइए हम लोग जान जाते हैं कि विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो विषम संख्या क्या होता है हुआ? तो ये सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है बोलिए? तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1
3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। यह सब क्या है? विषम संख्या है। जैसे देखिए 3 आपका क्या है? विषम संख्या है। अगर 3 में हम लोग 2 से भागा देते हैं तो एक बार में जाएगा बुआ, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो इसमें क्या हो गया? शेष 1 बच रहा है नहीं, तो विषम संख्या में शेष 1 बचता है, यानी यह पूरा पूरा नहीं कटता है। और सम संख्या में 2 से भाग देने पर जो संख्या पूरा पूरा कट जाता है वह सम होता है, और विषम में वह पूरा पूरा नहीं कटता है, यानी शेष कुछ ना कुछ बच जाता है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होती है? तो बोलिएगा वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 आदि बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, और विषम संख्या का व्यापक रूप 2n-1 होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, बताइए। तो आप क्या बोलिएगा? 2n-1। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? वो 2n-1 होता है, जहाँ n क्या है? यहाँ पर जो छोटका n है क्या है? प्राकृतिक संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम n के जगह पर 1 रख लेते हैं, तो देखिए कितना मान प्राप्त होगा। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 जाए तो कितना आ जाएगा? 1। अगर n के जगह पर 2 रखते हैं -1, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। n के जगह पर 3 रखते हैं, 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा कितना आएगा? 5। तो देखिए तो 1, 3, 5 ये क्या है? ये विषम संख्याओं का समूह मिल रहा है कि नहीं? यहाँ 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी क्या है? विषम संख्या है। तो 1, 3, 5 ऐसे बढ़ते जाइए, सब क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अब विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? बोलिए 2n-1 होता है। ठीक है, आइए इसमें नोट में पहला बात क्या लिया हुआ है? एक सबसे छोटी विषम संख्या है। एक क्या हुआ? सबसे छोटी विषम संख्या है। कोई दिक्कत? एक सबसे छोटी क्या है? विषम संख्या है। और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, क्या कि अनंत है। ठीक है, इस सबका अंत नहीं है। चलिए बुआ, अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, भाज्य संख्याएं। अगला टॉपिक क्या है बुआ? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं बुआ? कंपोजिट नंबर्स। तो आइए देख लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए क्या डिफिनेशन दिया गया है। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाज्य हो, भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कर रहा है एक बार फिर से? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर, यानी एक को भी छोड़ देना है और वह जो संख्या होगा उसको अपने को भी उसको छोड़ देना है, नहीं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाज्य हो, भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। देखिए 4 यह तो वो 1 से तो कटेगा ही, और स्वयं अपने से भी कटेगा, और अदर संख्या या किससे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा। तो 4 कैसी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अब यहाँ पर 6 है, 6 ले लेते हैं। तो 6 देखिए तो बुआ 1 से तो कटबे करेगा, अपने से कटबे करेगा, अदर संख्या 2 से भी कट जाएगा, अदर संख्या 3 से भी कट जाएगा। समझ में आ गया? तो यह 4 जो 6 है ये सब क्या है? यह सब भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया क्या होता है? तो बोलिएगा वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाज्य हो, भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। चाहे एक तरीका और है कि जो भाज्य संख्या होता है ना, इनका जो गुणनखंड होता है 2 से अधिक होता है। भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 2 से अधिक होता है। जैसे हम ले लेते हैं 6 का गुणनखंड करते हैं बुआ, तो 2 से ले चलेंगे 3, और 3 से ले चलेंगे 1। तो इसमें 1, 2, 3 गुणनखंड मिला कि नहीं मिला? ठीक है, और जैसे हम 8 ले लेते हैं, 8 का गुणनखंड करते हैं बुआ, तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो देखिए तो 1, 2, 3, 4, इसमें 4 गुणनखंड मिला। तो जो भाज्य संख्या होता है ना, इनका जो गुणनखंड आता है, गुणनखंड कहिए चाहे अपवर्तक कहिए, तो इनका जो अपवर्तक होता है चाहे गुणनखंड होता है 2 से अधिक होता है। 2 से क्या होता है? अधिक होता है। वैसे आप वैसे भी समझ सकते हैं, चाहे इस तरह से याद रखिएगा, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। यानी भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या है। ठीक है, तो कहीं कहीं भाज्य संख्या ना देकर आपसे पूछ लेगा कि यौगिक संख्या क्या होता है। ठीक है, जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 4, 6, 8, 9, 10, 12 सब क्या है? सब भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसमें एक बात और, इसमें नोट में एक बात आप लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है। नोट में एक बात आप लोग सब लोग लिख लीजिएगा।
कोई आपसे पूछे कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, चाहे कितना होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग हुआ अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। अब जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए क्या दिया गया है हुआ, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, एक से बड़ी, एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या का एक नया नाम क्या मिला, रूढ़ संख्या। तो कहीं कहीं आपको फंसा दिया जाता है, चाहे कोई पूछ के फंसाता है कि लड़का तो अभाज्य संख्या याद, जनरल सब लोग जानता है कि अभाज्य संख्या, लेकिन रूढ़ संख्या का नाम लोग नहीं सुना होता है। तो आपसे कभी अभाज्य ना पूछकर रूढ़ पूछ लेता है, मतलब आपको भुलवाने के लिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है, रूढ़ संख्या भी होता है। तो आइए जान जाते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या होती है। तो आप बोलिएगा एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेंगे, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। जैसे यहाँ पर दो ले लेते हैं, तो दो को देखिए तो किससे किससे कटेगा, तो दो तो एक से कटबे करेगा और स्वयं अपने से कटेगा, लेकिन दूसरा कोई संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। अब देख इसमें तीन है, तीन ले लेते हैं, तो तीन तो एक से कटबे करेगा और स्वयं अपने से कटेगा, लेकिन अदर कोई संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। तो यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, सब लोग को समझ में आ गया। तो बोलिएगा एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, देखिए एक से बड़ी दो है, एक से बड़ी तीन है, यानी एक से बड़ी होगा, एक को तो नहीं लेना है, एक से बड़ा हमको देखना है। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहलाती है। क्लियर। इसका एक परिभाषा और हम दे सकते हैं कि जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, चाहे जिसके केवल दो अपवर्तक हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए तीन हम लोग लिए थे, तीन का गुणनखंड करेंगे तो तीन से एक, तो एक दो, मात्र दो गुणनखंड है। और क्या है इसमें, पांच लेते हैं, पांच का गुणनखंड कीजिए, पांच एक, एक दो, इसमें केवल क्या है, दो गुणनखंड है। तीन का देखिए एक दो, दो का देखिए एक दो। तो अभाज्य संख्या में केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो अपवर्तक कहिए चाहे दो गुणनखंड कहिए। और भाज्य में क्या होता है, दो से अधिक गुणनखंड चाहे दो से अधिक अपवर्तक होते हैं। चाहे इस तरह से परिभाषा आपको बता देना है। ठीक है, दोनों बात बता दी है। ठीक है, अब आइए नोट में, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो क्या हुआ आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कोई आपसे पूछे कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, तो दो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। और उसके बाद देखिए एक बात और लिखा हुआ है, जो दो है सम अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें जितना भी हम अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें खाली अगर दो को छोड़ दिया जाए तो सब विषम है, सब क्या है, विषम है। लेकिन दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ आपका सम भी होता है। समझ आया बात, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, चाहे आपके एग्जाम 10वीं क्लास में भी ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछता है कि बुआ बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है, बताइए जल्दी तक्षिणा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बोलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होती है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसका क्या पूछा है, गुणनफल, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, क्या कितना आएगा, 8। अच्छा अब बताइएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल कितना होगा। पहले क्या कर रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसका भागफल पूछ रहा है, तो भाग का चिन्ह दे देंगे, 2 से 4 में भागा देंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर अंतर पूछ दे तो अंतर मीन्स क्या होता है, घटाओ, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अंतर पूछ रहा है तो घटाओ का चिन्ह दे देंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2। समझ में आया। अगर योग पूछेगा इसका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग चाहे योगफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्लियर, आगे बढ़े।
चलिए अगला टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 8 पर हम लोग पहुंच गए हैं। सअभाज्य संख्याएं। अब हम लोग जानते हैं कि बुआ सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, सअभाज्य संख्याएं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। तो क्या होती है, तब बोलिएगा वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या हो जाए बुआ, एक होता है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर, सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसी दो प्राकृत संख्याएं, इसमें दो संख्या होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ भी निकलेगा, चाहे एलसीएम में हम निकालते हैं तो कम से कम दो संख्या लेते हैं, कम से कम दो संख्या लेते हैं ना। तो वही बात दिया है, वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या हो जाए, एक होता है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इन्हें असअभाज्य संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे 9 और 16 का एचसीएफ एक होता है, जैसे 9 और 16 को अगर हम ले लेते हैं तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो 9 और 16 आपका क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अतः यह दोनों सअभाज्य संख्या का युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, क्या है, जोड़ा है। और मान लीजिए इसमें तो दो संख्या लेना है। ठीक है, आइए नोट में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया नोट में बुआ, क्रमागत प्राकृत संख्या सअभाज्य संख्या होती है। कर्मागत मीन्स होता है लगातार, जैसे कहने का मतलब हुआ एक के बाद क्या आएगा, दो के बाद तीन के बाद 4 5 6, इसको क्या हो गया, कर्मागत संख्या है। कर्मागत मीन्स होता है लगातार, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा के बाद तीसरा, नहीं ये होता है कर्मागत। तो क्या कर रहा है, कर्मागत प्राकृत संख्या सअभाज्य संख्या होती है। जैसे इसमें दो लेना है तो 1 और 2 का एचसीएफ निकालिए, 1 आएगा। चाहे 2 और 3 ले लीजिए, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1। चाहे 4 और 5 ले लीजिए, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1। 5 या 6 ले लीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कोई भी दो लगातार संख्या आप ले लीजिए, लगातार लेना है। जैसे 50 51 ले लीजिए, 51 52 ले लीजिए, इसका मौसा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दो प्राकृत संख्या हो जिसका एचसीएफ अगर 1 होता है तो वह सअभाज्य संख्या कहलाती है, चाहे होती है। ठीक है, आगे बढ़े बुआ, समझ में आ रहा है सब लोग को। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है बुआ परिमेय संख्या। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए बुआ, इसका हम लोग डिफिनेशन लिखिए, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बुआ, तब बोलिएगा वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। चाहे एक तरीका और भी है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। और इसमें एक शर्त होता है कि जो हर होगा उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं, तो परिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q, यहाँ Q हो जाएगा बुआ, क्या P/Q लिया है, Q नो इक्वल टू 0, यानी Q तो यहाँ पर P जैसे P/Q, या इसको हम अंश बटा हर भी बोल सकते हैं, बोलिए बोल सकते हैं कि नहीं। तो वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां शर्त है कि हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां शर्त क्या है, Q का मान यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्हें Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को हम लोग बड़ा Q से सूचित करते हैं। जैसे 1/2 आपका परिमेय संख्या है, 2/3 आपका परिमेय संख्या है, 22/7 आपका परिमेय संख्या है, 1.5 आपका परिमेय संख्या है, √4 आपका परिमेय संख्या इत्यादि। बोलिए किसी कोई दिक्कत, कोई पूछे आपका परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां शर्त क्या है, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P का मान 0 के बराबर हो जाए। यानी कहने का मतलब अंश का मान 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 कभी नहीं हो सकता। अगर हर का मान 0 रख लेते हैं तो क्या आ जाता है, अपरिभाषित। क्या आ जाता है, अपरिभाषित। जैसे देखिए मान लीजिए अंश 4 है, हर 0 है, तो 0 से जब 4 में भागा दीजिएगा तो क्या आता है, अपरिभाषित आता है, नहीं यानी अनंत आ जाता है, ये अनंत का चिन्ह है, नहीं तो हर का मान इसलिए 0 कभी नहीं आना चाहिए। अंश का मान यानी P का मान 0 हो सकता है लेकिन हर का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, आइए कुछ नोट में बात लिखे, इसको भी देख लेते हैं।
नोट नंबर 1, परिमेय संख्याएं अनंत होती है। परिमेय संख्या क्या होती है बुआ? अनंत होती है। परिमेय संख्या अनंत होती है, ठीक है। दूसरा में देखते हैं, परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जो परिमेय संख्या आपको मिलेगा धनात्मक में मिल सकता है या ऋणात्मक में मिल सकता है, ठीक है। आइए तीसरा में देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप बोलिएगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। आइए चौथा में देखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी प्राकृत संख्या होता है एक से स्टार्ट कीजिए, प्राकृत संख्या तो एक से स्टार्ट होता है, जितना भी प्राकृत संख्या है सभी क्या है? परिमेय संख्या होती है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए इसमें अभी और है, आगे दिया है वो पांचवा में, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो से होता है ना, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाइएगा। ये सब क्या है? ये भी सब आपका परिमेय संख्या है। जीरो भी आपका परिमेय संख्या है। जीरो आपका परिमेय संख्या है कि नहीं? बोलिए है, ठीक है। कैसे है? तो जीरो के बट्टा में हम लोग एक ले सकते हैं, नहीं तो अंश यहाँ पर जीरो है, हर एक है। अंश जीरो हो सकता है लेकिन हर जीरो कभी नहीं होगा, तो जीरो भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर, प्रत्येक भिन्नात्मक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितने भी भिन्नात्मक संख्या होती है सभी क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है बुआ। तो प्रत्येक भिन्नात्मक संख्या क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। अब भिन्नात्मक संख्या क्या होती है? तो भिन्नात्मक संख्या जो बटा में हो, दशमलव में हो, रेकरिंग में हो, वो सब क्या होती है? भिन्नात्मक संख्या। जैसे 2/3 आपका एक परिमेय संख्या यानी भिन्नात्मक संख्या है। चाहे 1.5 ये भी आपका परिमेय संख्या है, चाहे 0.3 पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दी, ये सब क्या? भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। तो जितने भी भिन्नात्मक संख्या होती है वह सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। आगे सातवां देखते हैं, परिमेय संख्या हमेशा लघुत्तम रूप में लिखी जाती है, यानी छोटा रूप में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर परिमेय संख्या तक। अब हम लोग आगे आते हैं बुआ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आइए अब हम जान जाते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, चाहे किसे कहते हैं, ठीक है। तो वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग 3√3 इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, अगर निकलेगा भी तो दशमलव में आएगा, लेकिन हमको दशमलव में लाना नहीं है। हमको क्या कर रहा है? वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले। और जैसे अगर हम 4 लेते हैं, √4 लेते हैं, तो इसका पूर्ण वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 4 आपका परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है? वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते तथा जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जस्ट अभी आपको हम पीछे बताएं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। तो जस्ट उसी का उल्टा कर देना है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ भी शर्त है कि q का मान यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ भी शर्त है। जैसे परिमेय संख्या में शर्त था ना कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी वही शर्त रहेगा कि यहाँ भी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते तथा जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे q बार, जो q है ना बड़का q, इसको बार का चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। q बार से सूचित किया जाता है, ठीक है। जहां जैसे q बार बराबर आपका हो जाएगा, इसे देखिए हुआ √2 आपका कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 आपका कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 आपका कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3/4 आपका कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एक को हटा दीजिए, इत्यादि। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। क्लियर? कोई दिक्कत? नोट में देख लेते हैं, पहला में क्या लिखा हुआ है? अपरिमेय संख्या अनंत होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है बुआ? अनंत होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अपरिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जो अपरिमेय संख्या होती है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ √3 अपरिमेय संख्या है, धनात्मक है, और इसमें माइनस लगा देते हैं तो -√3 यह ऋणात्मक हो जाएगा, तो लेकिन अपरिमेय ही रहेगा। तो आपका अपरिमेय संख्या जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तीसरा में देख लेते हैं, यहाँ देखिए, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के जोड़ एवं घटाव, यहीं पर रहने दीजिए बुआ, यहाँ से अलग चेंज करना है हमको, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है बुआ? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। समझ में आया बात? तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के जोड़ हमेशा क्या होती है? अपरिमेय होती है। कोई दिक्कत? जैसे आप देखिए, समझ लीजिए 2 आपकी कैसी संख्या है बताइए? 2 आपका परिमेय संख्या है,
और रूट 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर इसका जोड़, अगर इसमें प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तो ये क्या पढ़ाएगा? 2 प्लस रूट 2। ठीक है, 2 प्लस रूट 2। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए अभी कैसी संख्या है, परिमेय कि अपरिमेय, तो अपरिमेय। ठीक है, अगर इसी में हम माइनस लगा देते हैं कि 2 घटाओ रूट 2, चाहे 2 माइनस रूट 2, अभी कैसी संख्या है? तो अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और अंतर, अंतर मीन्स घटाव होता है, योगफल और उसका घटाव हमेशा क्या होता है? अपरिमेय आता है। ठीक है, जैसे जीरो भी इसमें ले सकते हैं। जैसे जीरो आपका कैसी संख्या, बोलिए? परिमेय संख्या। रूट 7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको रूट 7 मिलेगा, तो यह कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। चाहे जीरो प्लस रूट 7 भी मिलेगा तो आपको अपरिमेय ही लगाइएगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, चाहे परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या का योग और उसका घटाव हमेशा अपरिमेय आता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, और इस अब यहाँ से कुछ एक नंबर 3 था, अब यहाँ पर नंबर 4 कर लीजिएगा। यानी अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा चेंजिंग हो जाता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि जीरो को छोड़ देना है। यहाँ पर हम जीरो ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जीरो को छोड़कर यह जरूर लागू होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। बात सही है, लेकिन जीरो को अगर लेकर आइएगा तो रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाए। तो जीरो को छांट कर, जीरो को छोड़कर, तो जीरो को अगर छोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। जैसे देखिए, समझिए, जैसे आपका रूट 2 आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और 1 आपका परिमेय संख्या है। गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा। तो रूट 2 आपका क्या आ जाएगा? अपरिमेय। चाहे और समझिए, 3 आपका कैसी संख्या है? परिमेय। 3 आपका कैसी संख्या बताइए? परिमेय। और रूट 7 कैसी संख्या है? अपरिमेय। इसको गुना कर देंगे तो 3 रूट 7 आ जाएगा, और 3 रूट 7 कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, अगर 3 बटा रूट 7, 3 बटा है यानी भागा है, तो 3 भागा रूट 7, यह कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो यही बात हम आपको यहाँ पर बताए हैं, चाहे यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। किससे छोड़कर? खाली जीरो को। अगर जीरो ले लेते हैं तो चीज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यह रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। प्लस माइनस में हम जीरो ले सकते हैं, लेकिन गुना भाग में जीरो नहीं लेते हैं। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब आपको अंतिम टॉपिक है हुआ वास्तविक संख्या, जो यह आपका पहला पाठ का नाम भी था, वास्तविक संख्या। यही ना चैप्टर का नाम था, वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या यह चीज बताने के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको कितना चीज आपको बता दिए नहीं? आई सब जितना भी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, जितना भी है सब संख्या पढ़ रहे हैं, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। सब ठीक है? तो आइए हम लोग, अब अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यही ना आपका चैप्टर था। अब इसको समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3 आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है, 3 रूट 2 आपका वास्तविक संख्या है, रूट 3 आपका वास्तविक संख्या है, और रूट 3/2 आपका वास्तविक संख्या इत्यादि। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो आप बोलिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, नोट में आइए, नोट किए हम देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, दूसरा में देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितना भी पूर्ण संख्या है सब क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तीसरा में देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सभी क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। चौथा में देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितना भी परिमेय संख्या है वह सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसमें भी और है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। पांचवा देखते हैं, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है? तो अनंत। ठीक है, तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत
अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बुआ। अच्छा एक बात और यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं परिमेय और अपरिमेय में कि एक बात यहाँ लड़का जहाँ फंस जाता है। कहने का मतलब हुआ कि एक पाई होता है बुआ, और पाई का मान एक होता है बुआ 22/7। ठीक है, तो पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलिए, जानते हैं। अब 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कैसे होता है? लड़का से कंफ्यूज हो जाता है कि सर जब जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 22/7 को भी तो अपरिमेय होना चाहिए, या 22/7 जब सर परिमेय संख्या है तो पाई को भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लड़का सा क्या हो जाता है, फंस जाता है। लेकिन वास्तव में पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसे काहे होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बुआ, पाई का जो एक्यूरेट मान जो होता है ना बुआ, जो पाई का जो एक्यूरेट मान होता है वो 22/7 कभी नहीं होता है। ठीक है, या हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि पाई का मान 22/7 होता है, यह पूरा बिल्कुल क्या पढ़ते हैं? गलत पढ़ते हैं। वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। तो पाई का मान होता कितना है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। तो पाई का मान हुआ कितना होता है? तो 3.1415925। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है बुआ? पाई का मान होता है 3.1415265। इस तरह से यह बढ़ते जाता है। और 22/7 का मान कितना होता है बुआ? तो 22/7 का मान होता है 3.1428557। ठीक है बुआ, यह क्या हुआ? 22/7 का मान हुआ। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पाई एक कैसे अपरिमेय संख्या है और पाई का मान ही 22/7 हम लोग लेते हैं। तो 22/7 ही क्यों लेते हैं, ये भी बात हम लोग जान लेते हैं। देखिए हुआ, तो पाई का हम पहले ही बताया कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ठीक है, पाई का मान कितना हुआ? 3.1415925, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, और 22/7 का जो मान होता है बुआ 3.1428557। फिर इसके बाद देखिए ये बढ़ेगा 1428557। ठीक है, फिर चाहिएगा तो फिर ही बढ़ेगा 1428557। यानी कि देखिए इसमें अपरिमेय में क्या होता है कि यहाँ पाई का मान जो होता है 3.1415265, और 5 के बाद क्या आएगा, कौन संख्या आएगा हमको पता नहीं है। लेकिन 22/7 में हुआ आप जान गए कि 3.1428557 आ गया। अभी 7 के बाद फिर आपका 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 5 7 आएगा। फिर इस 7 के बाद 1428557 आएगा। फिर इसी तरह रिपीट करेगा। यानी इसमें रिपीट कर रहा है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, और इसमें मालूम ही चल रहा है कि यह संख्या रिपीट होगा। ठीक है, तो पाई का मान जो होता है ना, देखिए 22/7 काहे ले लिया जाता है? तो यहाँ देखिए शुरुआत का 3 अंक देखिए, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक दोनों सेम दिख रहा है, 3.14 3.14। ठीक है, लेकिन पूरा मान मिलाइएगा तो बराबर नहीं होगा। लेकिन शुरुआत का 3 अंक और इसका 3 अंक आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए लगभग में पाई का मान 22/7 ले लिया जाता है। लेकिन वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता, लेकिन लगभग में ले लेते हैं। क्या कि इसका भी 3 अंक मिल जा रहा है, इसका भी मिल जा रहा है। 3.14 यहाँ भी है, 3.4 यहाँ भी है। इसलिए हम लोग पाई का मान कितना लेके बनाते हैं? 22/7 लेते हैं। और पाई 22/7 एक परिमेय संख्या क्या है? क्या है कि इसमें संख्या रिपीट कर रहा है। हमको मालूम ही चल रहा है यह संख्या, इसके बाद यह आएगा, इसके बाद यह आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में यह चीज मालूम नहीं हो पाता है। तो पाई आपका एक अपरिमेय संख्या और 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए बुआ, यहां देखते हैं देखिए वास्तविक संख्या जो होता है बुआ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ऊपर कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो यह जो वास्तविक संख्या है ना बुआ, यह 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है बुआ? 2 प्रकार का। एक पहला क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा क्या होता है बुआ? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या जो होता है बुआ, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है बुआ बोलिए? एक आपका हो जाएगा पहला पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। और दूसरा क्या होता है बुआ? भिन्न संख्या। क्या हो जाएगा? भिन्न कहिए चाहे भिन्न संख्या कहिए। ठीक है, यह पूर्णांक संख्या ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन बुआ? यह पहला हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बुआ,
समझ में आया। अब यह जो धनात्मक पूर्णांक होता है बुआ, धनात्मक पूर्णांक यह भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक यह भी दो प्रकार का होता है, जानते हैं आप लोग, बताइए। पहला हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या और दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है बुआ, आइए एक बार फिर से समझते हैं। जो वास्तविक संख्या हुआ इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक पूर्णांक संख्या, दूसरा भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या आपका अभी दो भाग में बांटेगा, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को भी दो भाग में बांट सकते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है बुआ, इस तरह से आज के क्लास यहाँ पर क्या होता है बुआ, ओवर होता है बुआ। ठीक है, तो ये सब बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब पहला चैप्टर ही हमारा है वास्तविक संख्या, इसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन जानना था हम लोग कि प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। ये सब नंबर सिस्टम का ज्ञान अगर ना हो ना, तो फिर आगे जब चैप्टर में आते ना तो आपको बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम पहले क्लास में इसका बेसिक पढ़ाए हैं। वास्तविक संख्या जो हमारा पहला चैप्टर है, इसलिए इसका हम क्या किए बुआ, पहले बेसिक पढ़ाए हैं कि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, यही ना चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में इसका चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बुआ, तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बुआ, और आप लोग भी क्या कीजिए, इस आज जो ये क्लास चला है, इस वीडियो को, चाहे इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख ले, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, तो वो लोग हर हाल में इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अपना जो परिवार है ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, एक छोटा सा परिवार है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस परिवार से जुड़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बुआ, तो आज इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।